खनिज संसाधन एवं औद्योगिकरण। प्यारे बच्चों, आज हम इस अध्याय में एक नई जानकारी और एक नई टॉपिक के साथ आपके बीच उपस्थित हैं। मैं थैलेश साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। और चलिए हम कुछ और भी जानकारी इस पाठ में क्या बताना चाह रहे हैं, क्या जानना चाह रहे हैं, इस पाठ का अध्ययन करते हुए देखने का प्रयास करें। और आप अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिएगा, क्योंकि पुस्तक जब सामने रहता है बच्चों तो उससे आपको भी पढ़ने में और समझने में सुविधा होती है। तो हम चलते हैं आज आपके पृष्ठ क्रमांक, कहाँ पर चर्चा कर रहे थे हम, 41 मैंगनीज पर हमने चर्चा किया। और आज हम देखते हैं क्रोमाइट अयस्क। तो क्रोमियम का एकमात्र अयस्क क्रोमाइट है। मैंगनीज की तरह क्रोमियम का भी उपयोग लौह इस्पात में मिश्रण के लिए किया जाता है भैया बहनों। इसके उपयोग से उच्च ताप सहने वाला इस्पात बनता है। इस्पात में क्रोमियम की थोड़ी मात्रा 3% मिलाने पर, जैसे रेती जिसको आरी बोलते हैं, रेतने का आरी, कुल्हाड़ी और हथौड़े आदि बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इससे कठोर इस्पात बनता है। इससे थोड़ी अधिक मात्रा अगर और मिला दिया जाए, अगर इसमें 12 से 15% मिला दिया जाए तो इसमें ऊष्मा सह घर्षण और संक्षारण सह इस्पात बनता है भैया बहनों, जिसका उपयोग रसोई घर के बर्तन, छुरी, कांटा, मशीन की बेरिंग आदि बनाने में किया जाता है। क्रोमियम के साथ निकिल मिलाने पर इस्पात में भाप, जल, आर्द्र और इसके साथ साथ हम और देखते हैं वायु तथा अम्ल द्वारा होने वाले क्षरण को सहने की क्षमता आती है। क्रोमियम के साथ टंगस्टन, कोबाल्ट और साथ ही यह मॉलिब्डेनम मिलाने से बहुत ही मजबूत इस्पात तैयार हो जाता है। मतलब यह और ज़्यादा मजबूत हो जाता है, कड़ा हो जाता है, जिसे स्टेलाइट कहते हैं, जिससे उच्च वेग वाली मशीनों के पुर्जे बनाए जाते हैं। क्रोमाइट का उपयोग उच्च ताप वाली भट्टियों में किया जाता है। प्रिय बच्चों, इसका उपयोग रंग, चमड़ा और वस्त्र उद्योगों में भी किया जाता है। भारत में अगर हम विचार करें तो क्रोमियम का कुल अनुमानित भंडार 1 अप्रैल 2010 के आधार पर देखें तो 20.3 करोड़ टन आंका गया है। ओडिशा में भारत का क्रोमियम का सर्वाधिक भंडार है। ये विशेषकर सुकिंदा घाटी, कटक एवं जाजपुर जिलों में पाया जाता है। प्रिय बच्चों, यहाँ पर विचार करने की बात है, लौह अयस्क में क्या मिलाया गया, क्या ये आपको समझ में आ रहा है कि कल मैंने बताया कि उसमें मैंगनीज मिलाने से उसका स्वरूप बदलता है, मगर लोहे में क्रोमाइट अयस्क मिला दिया जाए तो कहीं ना कहीं उसके स्वरूप में परिवर्तन आता है। यह लोह इस्पात में मिश्रण होने के बाद यह कठोर भी होता है। उसकी मात्रा मिलाने के बाद, जैसे मैंने कहा, कुल्हाड़ी बन जाता है, रेती बन जाता है ना। रेती मतलब आरी से मतलब है यहाँ। और उसमें अलग अलग मात्रा मिलाने से छुरी, कांटा, मशीन इत्यादि रूपों में इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्रोमाइट अयस्क कितना महत्वपूर्ण है, जो लोहे के स्वरूप को बदल देता है। प्रिय बच्चों, इस कोर्स को आगे ले चलो, इसके पहले इस टॉपिक को, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपको पहले लेकर के आने का प्रयास कर रहा हूं। यहां पर देखिएगा, उत्खनन से उत्पन्न समस्याएं। आज उत्खनन से हमें फायदे तो हो रहे हैं, मगर क्या क्या समस्याएं आ रही है इसको भी जानने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो हमने देखा खदानों के इर्द गिर्द हवा में धूल के गुब्बारा उड़ते देखे जा सकते हैं। जब खनन कार्य होता है तो वहाँ हवा में धूल के गुब्बारे उड़ते रहते हैं। और प्रिय बच्चों, जिसके कारण काम करने वाले लोगों की फेफड़ों की बीमारी होने का खतरा बन जाता है। क्यों? क्योंकि उससे निकलने वाला यह जो विषैले पदार्थ हैं, वहाँ से धुआं जो निकल रहा है, वहाँ से जो धूल है, हम जब सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में चला जाता है और फेफड़े से संबंधित बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। दूसरी बात देखते हैं हम बच्चों, देखा गया है कि ठेकेदारक खनिजों के उत्खनन के बाद खदान भूमि को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। मतलब अपना काम हो गया, मेरा काम हो गया, अब वो गड्ढा है क्या, मेरे को मतलब नहीं है। और ऐसी जब गड्ढे छोड़ दिए जाते हैं तो उससे जन, धन व पशु की अपार क्षति होती है। कई बार लोग दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, कई बार जानवर उन गड्ढों में गिर करके मर जाते हैं। और खदान के कई सौ फुट गड्ढों में मवेशियों सहित खेलते कई बार बच्चे और दिनचर्या में व्यस्त लोग गिरकर दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। कई लोगों की जान तक चली जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि उत्खनन कार्य तो हुआ, उसके बाद ठेकेदार ने क्या किया, उसे उसी हाल पे छोड़ दिया और इससे वहां कई प्रकार की जन धन की हानि होती है। तो उत्खनन से यह भी एक समस्या है। तीसरी समस्या देखते हैं,
खनन के कारण उस क्षेत्र की भूजल संरचना में बदलाव होता है। इसलिए खनन न केवल वहीं की भूमि और वन को प्रभावित करता है बल्कि नदियों को भी प्रभावित करता है भैया बहनों। खनन से खनिज निकालने के बाद बचे हुए मलबे नदी की घाटियों में जमा कर दिए जाते हैं या बह करके घाटियों में जमा हो जाता है, जिससे नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। नदी की घाटी में बाढ़ आती है, साथ साथ वन भी समाप्त हो जाते हैं। मतलब कई प्रकार से नुकसान हो रहा है। वैसे हम बात करें गोवा और कर्नाटक में तो लौह अयस्क, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में बॉक्साइट, मध्य प्रदेश में कोयला, उत्तराखंड में चूना पत्थर की खुली खदानें पहाड़ी ढलानों और पानी के स्रोत पर हैं। कई खनिज नदी बेसिन में भी पाए जाते हैं। 80% कोयला झारखंड पश्चिम बंगाल के रानीगंज में पाया जाता है, जो दामोदर नदी घाटी में स्थित है। महानदी व ब्रह्मणी नदी घाटी में कोयला खनिज दबे पड़े हैं। अभ्रक राजस्थान के सामर, लूनी व चंबल नदी बेसिन में पाया जाता है। तो कहने का अभिप्राय, यहाँ पर बताने का अभिप्राय ये बच्चों कि ये जो खनिज पदार्थ हैं जहाँ हमें बहुत सारे लाभ दे रहे हैं, उनके उत्खनन का सही व्यवस्था नहीं होने से या लापरवाही करने से अपार जन धन को कहीं ना कहीं वह प्रभावित कर रहा है, इससे नुकसान हो रहा है। फिर हम देखते हैं तेजी से बढ़ते नगरीकरण के कारण पिछले कुछ सालों में बालू तथा पत्थर की मांग तेजी से बढ़ रही है। नदी से रेत के दोहन होने से नदी की धारा में बदलाव देखने को मिल रहा है। तटों पर कटाव ज़्यादा होने लगा है। कर्नाटक की भद्रा नदी तथा छत्तीसगढ़ की शंखनी नदी से रेत के दोहन होने से आज अवसादीकरण अधिक से अधिक होने लगा है। और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कई उसके नुकसान भी देखने को मिल रहे हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, उत्खनन से यहाँ बहुत सारी समस्याएं। कहने का मतलब क्या हो रहा है, गड्ढे खोदकर हमने खनिज पदार्थ तो निकाला, पर गड्ढे को हमने को ऐसे ही क्या कर दिया, छोड़ दिया। और इसके कारण वहाँ कई प्रकार के जीव जंतुओं को, मनुष्य को दुर्घटना का शिकार होना पड़ रहा है। फिर हमने और क्या देखा कि वहाँ जब उत्खनन कार्य होता है तो लगातार वहाँ से जब ड्रिलिंग होता है या ब्लास्टिंग होता है तो उससे तेज ध्वनि निकलने लगती है और उससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। फिर वायुमंडल में फैलने से वायु प्रदूषण हो रहा है। फिर वहाँ से अपशिष्ट पदार्थों को खुली जगहों में ऐसे फेंक दिया जाता है। पानी जब गिरता है तो वही जो पदार्थ है जिसे फेंक दिया गया वह धुल करके नदियों नालों में चला जाता है और इसे मनुष्य या जानवर जब उपयोग करते हैं तो उसमें कई प्रकार के रोग और बीमारियों का जन्म होता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि उत्खनन की समुचित व्यवस्था, सही नियोजित ढंग से व्यवस्था नहीं होने से आज उत्खनन से बहुत सारी समस्याएं भी जन्म लेने लगा है। तो इसका उपाय क्या हो सकता है कि हम इसका समुचित प्लानिंग, योजनाबद्ध तरीके से उत्खनन कार्य को बढ़ावा दें। सरकार को इसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए, रणनीति बनानी चाहिए, तब यह उत्खनन कार्य ज़्यादा उचित रहेगा। यह समस्या हमें यही बात का संदेश दे रहा है। बच्चों, आज के इस कालखंड में इतना ही। धन्यवाद। आगे बहुत सारे अयास्कों पर हम निरंतर चर्चा करेंगे।